एपिसोड 39। एक अमूल खजाना दान करना। आकाश और धरती उसके चारों ओर घूमने लगी। जब वीर ने आंखें खोली तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके चारों ओर 10 से अधिक भूरे भालू खड़े थे, जिनका आकार लगभग धूसर भेड़ियों जितना था। उसने और यांग वीर के बीच कुछ डार्क बीस्ट पड़े थे, जिनके शरीर पर अभी भी खून से लथपथ थे, जिनकी सांसें पूरी तरीके से थमी नहीं थी। स्पष्ट था कि वे भूरे भालू अभी-अभी अपनी जीत का आनंद ले रहे थे। कितनी बदकिस्मती! वीर के होंठ फड़क गए। उसके बिना एक पल सोचे सू किंगशी को अपने पीछे खींच लिया। उसके बाद उसने अपना निम्न स्तरीय गूढ़ स्तर की तलवार निकाली और थोड़ी अटपटी हंसी के साथ कहा, यह एक हादसा है, बस एक संयोग, सच में संयोग। आप सब अपना काम जारी रखिए। जब वीर ने सू किंगशी को अपने पीछे खींचा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, और जब उसने वीर के शब्द सुने तो उसके होंठों और कोनों पर एक हल्की सी मोहक मुस्कान आई। दुर्भाग्यवश इस सुंदर दृश्य को देखने वाला कोई नहीं था। वीर की नज़र में उस समय केवल वे भूरे भालू थे। वीर के चुप रहने तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह मुंह खोला, सभी भूरे भालू एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने ने अपनी केले के पत्ते जितनी ह- बड़ी हथेलियों अपनी छाती पर मारी, फिर पहाड़ों की तरह कूदते हुए वीर और सुकिंग्शी पर टूट पड़े। वीर की पुतलियां सिकुड़ गई। वह जान की बाजी लगाकर लड़ने ही वाला था। अचानक एक तलवार प्रकाश चमका। उसकी आंखों के सामने उन 9वें स्तर के डार्क बीस्ट भूरे भालू एक ही क्षण में टुकड़े में कट गए। ताजा खून फव्वारे की तरह चारों ओर बिखर गया। दृश्य अत्यंत भव्य और भयावह था। धड़ाम! भूरे भालू जमीन पर गिर पड़े। धूल, मिट्टी और विशाल गुब्बार उठ खड़ा हुआ। वीर के होश उड़ गए जब उसने मुड़कर सुकिंग्शी की ओर देखा। वह हरी तलवार हाथ के साथ गर्भ में खड़ी थी। उसका हाथ भाव सहज था। वह फिर से उस दिन जैसी आत्मविश्वास से भरी दबदबाने वाली आवाज में लौट आई थी। तुम्हारी शक्ति वापस आ गई। वीर ने अनजाने में 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। सुकिंग्शी ने सिर हिलाया। कब? वीर ने हैरानी से कहा। उसे याद था कि सुकिंग्शी ने कहा था, यदि वह तलवार संप्रदाय में वापस नहीं जाती तो ब्लड हैंड द्वारा प्रयुक्त उस दिव्य क्षमता से उबरना असंभव होगा। सुकिंग्शी की मृत्यु खाई की दिशा में देखा। वह धीमे स्वर में कहा, शायद वह बूढ़ा व्यक्ति ही था। वीर ने सहमति से सिर हिलाया। यदि वह रहस्यमय वृद्ध था तो यह पूरी तरह समझ आता है कि जो व्यक्ति मृत्यु खाई के तल में रहता हो वह यूं ही पृथ्वी स्तर की तकनीक दे दे, वह साधारण कैसे हो सकता है? अचानक सुकिंग्शी मुड़ी और वीर की ओर देखने लगी। उसने अनायास ही अपनी हरी तलवार को घुमाया। भले ही उसमें कोई हत्या का भाव नहीं था, फिर भी वीर की आंखें फड़क उठी और वह 2 कदम पीछे हट गया। तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी ना? तुम्हें क्या लगता है? सुकिंग्शी ने उदासीन स्वर में कहा। वीर ने गहरी सांस ली और हिलाया। तुम नहीं तोड़ोगी? क्यों? वीर ने मुस्कुराया। भले ही तुम्हें ज्यादा समय से नहीं जानता, लेकिन मेरा अंतरात्मा कहती है कि तुम वचन तोड़ने वाली नहीं हो। यदि तुम मुझे मारना चाहती तो मृत्यु खाई में ही कर सकती थी, और यदि कब संभव न भी होता तो कम से कम मुझे अपने साथ ले जा सकती थी। तुमने तब नहीं मारा तो अब ऊपर आकर भी नहीं मारोगी। सुकिमसी ने वीर को ध्यान से देखा। वीर ने भी नजरें नहीं झुकाई। कुछ देर बाद सुकिमसी हाथ हिलाया। हरी तलवार हरे प्रकाश की लकीर बनकर उसके पैरों के नीचे आ गई। याद रखना, मैं तुम्हें केवल इसलिए जीवित छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम तलवार संप्रदाय के मूल्यवान हो। यदि तुमने अपना मूल्य सिद्ध नहीं किया तो मैं दया नहीं दिखाऊंगी। वीर ने हल्के से मुस्कुराया। यह स्त्री बाहर से कठोर पर भीतर से कोमल है। अचानक से उसे याद आया। वह कंगनों की जोड़ी निकाला और वृद्ध ने दी थी। वह सुकिंग्शी के पास जाकर उसकी ओर बढ़ाई। यह तुम्हारा है। वीर ने उसकी गुणवत्ता की ठीक ठाक पता नहीं लगाया था, वह पर वह जानता था
ये साधारण नहीं है। सुकिंशी ने कंगनों को देखा। ये तो उसने तुम्हें दिए थे, तो अब मुझे क्यों दे रहे हो? वीर ने मुस्कुराया। सुकिंशी ने कुछ देर तक देखा, फिर उसकी नजरें कंगनों पर टिक गई। काफी देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, ये कंगन पृथ्वी स्तर से मध्य स्तर के हैं। हमारे तलवार संप्रदाय में पृथ्वी स्तर के खजाने बहुत कम हैं, और यह तो एक जोड़ी है। क्या तुम सच में इन्हें मुझे देना चाहते हो? पृथ्वी स्तर के खजाने कितने दुर्लभ थे, यह दक्षिणी क्षेत्र का कोई साधक जानता था। यह सुनकर वीर चौंक गया। ये सच में पृथ्वी स्तर के हैं, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा शांत हो गया। सीधे सुकिंसी हाथ पकड़ा और कंगन उसकी हथेली में रख दिए। सच कहूँ तो मैं भी हैरान हूँ, लेकिन क्या हुआ, ये तुम्हारे हैं। सुकिंसी ने उसकी गहरी दृष्टि को से देखा और कंगन पहन लिए। तुरंत ही उसकी कलाई से चौकाचौंध कर देने वाला प्रकाश फूटा। वीर की आंखें के सामने दृश्य बदल गया। अगले ही क्षण सुनहरे बर्फीले क्रिस्टल से भरी दुनिया में था। चारों ओर नुकीले हिमस्वर्ण क्रिस्टल फैले थे। अचानक से वे क्रिस्टल हिलने लगे, फिर वे असंख्य धारदार ब्लेड में बदल गए और उसकी ओर झपट पड़े। वीर ने स्तब्ध रह गया। यह दृश्य फिर बदल गया। वह वास्तविकता में लौट आया। उसने सिर झटका और सू किंगशी की ओर देखा। उसका चेहरा बदल गया। इस समय सू किंगशी का पूरा शरीर बहुरंगी प्रकाश से ढका था। वह प्रकाश मानो एक कसकर चिपका हुआ कवच हो, जो सूर्य के प्रकाश में भ्रमात्मक चमक बिखेर रहा हो। ये क्या है? वीर ने पूछा। सू किंगशी ने अपनी कलाई की ओर देखा। उसकी आंखों में स्नेह की झलक उभर आई। पृथ्वी स्तर के खजानों में असाधारण क्षमताएं होती हैं। इन कंगनों में एक आक्रामक और दूसरा रक्षात्मक। तभी जो दृश्य तुमने देखा वह आक्रामक कंगन द्वारा बनाया गया। वह कोई साधारण भ्रम नहीं था। यदि उसमें घायल होते तो तुम्हारी आत्मिक शक्ति और आत्मा दोनों को भारी क्षति पहुंचती। फिर उसने दूसरे कंगन की ओर देखा। यह रक्षात्मक कंगन है। यह मेरे शरीर पर ऊर्जा कवच बना सकता है। मैंने इसे परखा। मेरी पूरी शक्ति का प्रहार भी इसे भेद नहीं सका। इन दोनों के साथ मुझे उन्नत क्षेत्र के विशेषज्ञों से भिड़ने का आत्मविश्वास है। और हाँ, इनमें स्थान भी है। दोनों मिलकर लगभग 300 मीटर का क्षेत्र सिमटते हैं। वीर के अवाक रह गया। इतने विकृत खजाने! उसके चेहरे पर विस्मय देखकर सू किंगशी ने उदासीन स्वर में पूछा, क्या पछता रहे हो? वीर का चेहरा बदल गया। उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, मैं मानता हूँ कि पृथ्वी स्तर के खजाने बहुत लुभावने हैं, लेकिन तो क्या हुआ? तू परी, तुम मुझे कम आंक रही हो। यह कहकर वह मुड़ा और भूरे भालुओं के शवों से उनके आंतरिक कोण निकालने लगा। सच कहें तो क्या उसे पछतावा था? नहीं, जरा भी नहीं। कंगन महिलाओं के थे। उसके पास रहते तो शायद विपत्ति ही बनते। जब सू किंची ने यूं खामोशी से काम करते देखा तो वह अचानक हंस पड़ी और तुरंत गंभीर हो गई। न जाने क्यों उसके मन में एक अनजानी प्रसन्नता उठी। वीर ने प्रसन्नता से सभी आंतरिक कोर समेट लिए। 10 से अधिक कोर, यह उसके लिए अपार धन था। चलो। सुकिंसी हरी तलवार पर चढ़ी और उदासीन स्वर में बोली। वीर का दिल खुशी से भर गया। वह दौड़कर तलवार में चढ़ा। तलवार पर उड़ना उसका सपना था। सुकिंसी ने हल्का सा हाथ हिलाया। तलवार हरे प्रकाश में बदलकर आकाश की ओर जा लपकी। आह! अचानक उड़ान से ये वीर लगभग ही पड़ा। सौभाग्य से उसने तुरंत सू किंगसी को कसकर पकड़ लिया। सू किंगसी की भौहें सिकुड़ गई। वह क्षण भर हिचकी, फिर उसने वीर को नीचे ही नहीं फेंका, बस, और तेजी से उड़ने लगी। एपिसोड 40, संप्रदाय में वापसी, साधना। जब सू किंगसी ने वीर को प्रशिक्षण मैदान तक पहुंचा दिया तो वह मुड़ी और चली गई। इस पूरे समय उसने वीर से एक शब्द नहीं कहा, जिससे वीर थोड़ा सा असहाय और अनिच्छुक सा महसूस हुआ। मगर वह अच्छी तरह जानता था कि उसका यह ठंडा और उदासीन रवैया अधिकतर उस कसकर
गले लगे की वजह से था। तलवार पर अपने उस व्यवहार को याद करते ही वीर का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वीर ने गहरी सांस ली और अपने मन में सभी भटकने वाले विचारों को झटक दिया। उसकी भावनाओं के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसके सामने इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य थे। उसने साफ याद था कि बाहरी प्रांगण परीक्षा 10 दिनों से कुछ अधिक समय में शुरू होने वाली है। बेशक उसका लक्ष्य केवल बाहरी प्रांगण का शिष्य बनना नहीं था, उसका असली उद्देश्य आंतरिक प्रांगण का शिष्य बनना था, लेकिन इसके लिए पहले बाहरी प्रांगण का शिष्य बनना अनिवार्य था। इसके अलावा लिू छिंगयू के साथ उसका जीवन मरण का द्वंद्व भी था। उस लड़ाई में वह हार नहीं सकता था, लेकिन हार का अर्थ सीधी मौत था और वह मरना नहीं चाहता था। ऊपर से 1 साल बाद होने वाले आरोहण सूची की भी थी, जिसमें संक्षेप में कहें तो अपने प्रियजनों के लिए, अपने लिए हो या अपने भविष्य के लिए, दांव साथी के लिए उसे पूरी शक्ति से साधना करनी होगी। दबाव की प्रेरणा ही बनाता है। वीर ने साफ हवा घाटी की ओर चल पड़ा। अब समय आ गया था बेतहाशा साधना करने का। तलवार संप्रदाय में कुल 7 मुख्य पर्वत थे। इनमें सबसे विशाल पर्वत आकाश पर्वत था, जहाँ संप्रदाय के प्रधान रहते थे। यही सातों पर्वत में सर्वोच्च था। यह संप्रदाय प्रमुख की वंश रेखा का निवास स्थान था। आकाश पर्वत पर स्थित आकाश महल पूरी तलवार संप्रदाय की सबसे बड़ी इमारत थी। यही संप्रदाय के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। यह इतना विशाल था कि इसमें 10,000 से अधिक लोग समा सकते थे। जब भी संप्रदाय में कोई बड़ा मामला होता तो सातों मुख्य पर्वत के स्वामी और आंतरिक प्रांगण के सभी बुजुर्ग यहीं एकत्र होते थे। इस समय आकाश महल के भीतर 2 पुरुष एक स्त्री खड़े थे। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि वह अभी लौटी हुई किंगशी ही थी। और वे दोनों पुरुष यू फेंग, वही सफेद बालों वृद्ध थे जो उस दिन सू किंगशी को खोजने मृत्यु पर्वत श्रृंखला में गए थे। सू किंगशी की बात सुनने के बाद सफेद बालों वृद्ध का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसकी आंखों में भयानक हत्या चमक उठी। हमारे तलवार संप्रदाय के शिष्य में भूत संप्रदाय द्वारा मारे गए कितने ठीक हैं। वे हमारे ही क्षेत्र में घुसकर हमारे शिष्यों की हत्या करने का साहस। भूत संप्रदाय दिन ब दिन बेलगाम होता जा रहा है, सू किंगसी ने धीमे स्वर में कहा। मार्शल अंकल लियू, भूत संप्रदाय इतनी सदस्य कितनी दूर महान असंख्य पर्वतों में केवल अभ्यास करने या हमारी कुछ बाहरी प्रांगण के शिष्यों को मारने नहीं आए होंगे। मुझे लगता है कि वे यहाँ कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, अन्यथा ब्लड हैंड जैसे व्यक्ति और कई आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजने का कोई कारण नहीं था। हैंग ने सहमति से सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई किंगशी, सही कह रही हो। भूत संप्रदाय चुपचाप वहां पहुंचा और इतने सारे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भेजे। वे निश्चित रूप से कोई योजना बना रहे होंगे। हमें सतर्क रहना होगा। लियू कुछ देर सोच में डूब गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, हैंग, सूशा से कहो कि 10 तलवार रक्षकों को भेजे। उन्हें नेदर वुल्फ घाटी, सर्प वन और मृत्यु खाई को इंच व इंच छानने को दो। जहां भी भूत संप्रदाय का सदस्य मिले वहीं मार दो। वह क्षण भर रुका, फिर जोड़ा, सावधानी से तुम भी जाओ। यदि कोई ऐसी स्थिति आए जिसे तुम संभाल न सको, संप्रेषण तावीज से मुझे सूचना देना। जी। हैंग ने सिर हिलाया और महल से बाहर निकल गया। हैंग के जाने के बाद लियू ने सू किंगसन की ओर देखा। वह कुछ झिझका, फिर बोला, किंगसन, उस दिन हमने भूत संप्रदाय के 2 शिष्यों को पकड़ा। उन्होंने कहा कि तुम किसी के साथ मृत्यु खाई में कूद गई थी। क्या यह सच है? हाँ, सू किंगसी ने सच नहीं छिपाया। लियू का मुख खुला का खुला रह गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने सू किंगसन की झुकी हुई आंखें देखी तो अंत में कुछ नहीं बोला। वह बस मुस्कुराया। जो भी हो, तुम्हारा सुरक्षित लौट आना ही सबसे अच्छी बात है, और भविष्य में यदि भूत संप्रदाय के शिष्य मिले तो
कभी लापरवाही मत करना। आखिरकार तलवार संप्रदाय में केवल तुम ही छिपे हुए ड्रैगन क्रम हो में स्थान रखने वाली हूँ। किंसी इसे याद रखेगी। अच्छा, अब आओ और विश्राम करो। आकाश महल के बाहर निकलकर सु किंसी ने श्रम पर्वत की ओर दिशा में नजर डाली। अंततः उसने भीतर वीर के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। वीर की शक्ति और पांच तत्व वाली गूढ़ ऊर्जा के साथ यदि वह उसका उल्लेख कर देती तो तलवार संप्रदाय उसे निश्चित ही अत्यंत महत्व देता, लेकिन उसी के साथ वह सबकी नजरों में निशाना बन जाता। वह पेड़ जंगल से ऊंचा होता, वह हवा में टूट जाता है, लेकिन यदि वह लोगों को पता चल जाता कि वीर ने न केवल स्वर्ण तत्व की गूढ़ ऊर्जा रखता बल्कि वह एक ताबीज गुरु भी है, तो तलवार संप्रदाय के शत्रु अवश्य ही उसे मारने का के लिए विशेषज्ञ भेजते। विशेषकर भूत संप्रदाय के वे उसे जीवित नहीं छोड़ते। इसलिए वह सब कुछ सोच कर विचार करने के बाद उसने वीर से की यह सच्चाई छिपाने का निर्णय लिया। तलवार संप्रदाय अभी भी बहुत कमजोर है। सूक्ष्मसी ने मन ही मन आ भरी। यदि वीर मूल विद्यालय या दो महलों का शिष्य होता तो वह भूत संप्रदाय चाहकर भी उसे छूने का साहस नहीं करता, लेकिन वह तलवार संप्रदाय में था और यही कारण था कि भूत संप्रदाय निडर था, लेकिन दुश्मनी ही नहीं बल्कि इसलिए भी कि वह छह महान शक्तियों में तलवार संप्रदाय कुल शक्ति सबसे नीचे थी। महान असंख्य पर्वत की इस यात्रा ने वीर को गूढ़ स्तर और पृथ्वी स्तर की तलवार तकनीकें दिलाई, साथ ही एक गति तकनीक भी। ये तीनों ही उसके लिए अत्यंत उपयोगी थी, विशेषकर तलवार नियंत्रण तकनीक। जब वीर ने इस तकनीक को ध्यान से याद किया तो वह उत्साह से लगभग उछल पड़ा। यदि यह तकनीक पहले स्तर तक साध ली जाए तो यह तलवार पर उड़ सकता है। तलवार संप्रदाय में तलवार पर उड़ने की तकनीक लेकिन बाहरी प्रांगण के बुजुर्ग ने कहा कि इसके लिए आत्म क्षेत्र तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि केवल उसी स्तर के गुण ऊर्जा उसका भारी शरीर सह सकता है और आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही तलवार को दांतियान में पोषित कर उसकी उससे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यही कारण है कि तलवार संप्रदाय पर उड़ना सभी शिष्यों का सपना होता है। कोई इसे हासिल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि बाहरी प्रांगण के बुजुर्ग भी उड़ान खजानों का उपयोग करते हैं। लेकिन अब वीर को आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल पृथ्वी स्तर की तकनीक को पहले स्तर तक साधना था। भले ही इसमें गूढ़ ऊर्जा की खपत अधिक थी, लेकिन हजारों ऊर्जा पत्थरों वाले वीर को इसकी चिंता नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक भोजन के अलावा वीर ने अपना पूरा समय साफ हवा घाटी तलवार तकनीकों की साधना में लगा दिया। तीनों तकनीकें कम कठिन था, लेकिन उसका उत्साह भी उतना ही प्रबल था। 3 दिन कठिन साधना के बाद वह उंगली में एक तलवार ऊर्जा निकालने लगा। वह ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक से दो धाराएं निकाल सकता था, लेकिन तलवार नियंत्रण तकनीक उसकी प्रगति बेहद धीमी थी। तलवार उसके हाथ में छूटते ही मुश्किल से 10 सांसों तक हवा में टिकती, वह जमीन पर गिर जाती। फिर भी वीर निराश नहीं हुआ। 2 साल तक मूल तलवार तकनीक साध सकता है, पृथ्वी स्तर तक तकनीक में हार क्यों मानूं? एक बार नहीं, 100 बार, 100 बार नहीं, 10,000 बार। आज वीर उसी विशाल चट्टान पर खड़ा था। उसने सामने हवा में एक तलवार तैर रही थी, उसके हाथ आगे उठे और उसकी तलवार पर जमी थी। फलक झपकते ही झपकने की हिम्मत नहीं हुई। पास में ही बैंगनी मिंक बैठा था, जो उसकी नकल करते हुए तलवार को घूर रहा था। फर्क बस इतना था कि उसकी चमकदार आंखें बार बार झपक रही थी। वह बेहद प्यारा लग रहा था। एक क्षण पर वीर ने धीरे धीरे हाथ हिलाया, तलवार कांपी, फिर बहुत धीरे हिलाने लगी। वीर का दिल खुशी से भर गया। वह और भी सावधान हो गया। उसी समय दाहिनी से एक परिचित मधुर आवाज गूंजी, छोटे मजदूर, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। आवाज सुनते ही वीर का हाथ थोड़ा कांप गया। तलवार धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ गया। वह मुड़ा और अपराधी की ओर देखने लगा।